drop from same height after 3 seconds of their release, they will have same. याद रखिए, अगर कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल मोशन करे एंड दिस इज द ग्राउंड, ये आपके पास ग्राउंड है, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसका फार्मूला आपके पास है, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh, अंडर द रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो अगर आप देख ले, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, फ्रॉम सेम हाइट, तो वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, हाइट तो वैसे भी आपके एमसीक्यू में बताइए कि हाइट इज सेम, और सी ऑप्शन एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है कि फ्री फॉल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का वो जी के बराबर होता है। ठीक है, तो 123 एमसीक्यू है, हाइट, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन, ये सारे आपके पास सेम होंगे, क्योंकि टाइम भी आपके पास क्या है, सेम है, द टाइम इज सेम। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला आपके पास है, दिस इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो अगर टाइम सेम है तो हाइट भी आपके पास सेम होगा, हाइट फॉल भी सेम होगा। हाइट से मुराद हाइट फॉल है, हाइट से मुराद क्या है, हाइट फॉल, तो अगर टाइम ऑफ फॉल सेम है तो तमाम बॉडीज का हाइट फॉल भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा, और एक्सेलरेशन भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा। ठीक है, तो एमसीक्यू 123 में डी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 124, which of the following is zero if Newton first law is obeyed? ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपके पास है, न्यूटन फर्स्ट लॉ वो आपके पास ये है कि इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन 124 में बी ऑप्शन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा 125 एमसीक्यू 125 है आपके पास, द थ्री इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ बॉडी ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन बाय -8 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, -3 मीटर और -7 मीटर, 3 मीटर, which pair give the negative displacement? तो देखिए, आपके पास फार्मूला है S is equal to SF माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो सेकंड नंबर आपके पास है वो फाइनल है, और जो फर्स्ट नंबर आपके पास है वो इनिशियल है। ठीक है, तो SF माइनस SI, तो अगर आप देख ले, इसमें से जो फर्स्ट आपके पास है, फर्स्ट ये आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 8 मीटर। ठीक है, सेकंड आपके पास आ जाएगा, ये मुझे क्या देगा, हाँ 7 + 8, ये 15 मीटर मुझे देगी, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, सेकंड आप देख ले, -3 मीटर, -7 मीटर, ये आपको क्या देगा, दिस इज इक्वल टू -10 मीटर। और थर्ड ऑप्शन आपको क्या देगा, ये थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या देगा, तो ये आपके पास है 3 मीटर -7 मीटर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज +10 मीटर, तो आप इसको देख ले, ये आपके पास नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, द थ्री इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन, व्हिच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? कौन सा पेयर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं? तो देखिए, फर्स्ट आपके पास +15 है, ठीक है, सेकंड आपके पास -10 है, ये +15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं हमारे मैथ्स में। ठीक, ये क्या कह रही हो आप, क्या कह रही हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो 3 माइनस माइनस आपके पास है, दिस इज प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास +10 मीटर, तो -3 - 7 मीटर आपके पास है, दिस इज इक्वल टू -10 मीटर, तो सेकंड आपके पास है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 126, a particle move along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. ये आप देख ले, ये आपके पास सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल, और रेडियस किस चीज के बराबर है, आपको बताया गया, दिस इज 10 मीटर। ठीक है, द रेडियस इज 10 मीटर, और टाइम आपके पास है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास आ जाते हैं, द टाइम इज 5 सेकंड्स, टाइम आपके पास 5 सेकंड है। द एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए, अगर एक बॉडी यहां से यहां तक आ रहा है,
तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखिए ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये देखिए ये आपके पास है, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज द डायमीटर, ठीक ना। और डायमीटर किस चीज के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 2r। तो अगर एक बॉडी सेमी सर्कल पे मूव कर रहा है फ्रॉम लेट सपोज ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो ये तो डिस्टेंस है और ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी में या वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक ना। तो वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डायमीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20 मीटर, और टाइम आपके पास कितने है, 5 सेकंड है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो 4 मीटर पर सेकंड आपके पास डी ऑप्शन है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जी। MCQ 127, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम इन गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपके पास चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो फिगर के मुताबिक से ये आपके पास एक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज अनदर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास v और ये भी आपके पास v, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, और एंगल आपको दिया गया है, ठीक है। एंगल आपके पास है, दिस इज 30 डिग्री, ये भी आपके पास 30 डिग्री है, अब ना एंगल आपके पास क्या है, दिस इज 30 डिग्री है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन अ मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, तो देखिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेलोसिटी अगर वेक्टर है और उसका एंगल है तो वी कैन रिजॉल्व इट इनटू 2 कंपोनेंट्स, इसको हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके पास एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये देखिए ये आपके पास एक कंपोनेंट और ये आपके पास क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा। अच्छा अगर आप देख लें, मैं अगर इसको थीटा ले लूं, फिलहाल तो 30 गिवन है, अगर मैं इसको थीटा लूं तो एक का आपके पास ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको मैंने प्लस Vy लेट सपोज कह दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज अ माइनस Vy, और ये आपके पास Vx है एंड दिस इज ऑल्सो Vx। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या होगा, जो कहता शुगर है डेल्टा P आपके पास है, दिस इज इक्वल टू PF माइनस PI, ठीक है। ये किस चीज के बराबर होगा, PF माइनस PI। तो अगर आप इसको देख लें, ये Vx और Vx का डायरेक्शन आपके पास क्या है, सेम है, लेकिन चूंकि ये वेक्टर है, खबर है मैं क्या कहना था, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर है, तो अगर ये आपके पास वेक्टर है और मैं इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, तो ये दोनों देखिए अगर इसका डायरेक्शन ये है और मैं इसको अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर लो तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। और आप इसको देख ले, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन आपके पास क्या है, ये। अगर मैं इसको इनिशियल कह दूं तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज फाइनल, दिस इज द फाइनल। तो देखिए इनके डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैं इसके साथ एक और नेगेटिव साइन लगा लूं तो इट विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू PFy माइनस P इनिशियल y, में इसको लिख लूंगा। तो देखिए हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इस बॉडी का मास अगर मैं m लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इज MVI माइनस m, और यहां पर इसके साथ एक नेगेटिव साइन भी है तो माइनस VI आपके पास आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा P My माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज My, एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू 2mVy, या इसको मैं लिख सकता हूं 2mv इंटू साइन थीटा। तो ये आपके पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, लेकिन थीटा आपको गिवन है, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, 30 डिग्री आपको गिवन है, तो साइन 30 किस चीज के बराबर है, हाफ।
साइन 30 किस चीज के बराबर है? हाफ। तो इससे आपके पास आ जाएगा 2mv साइन 30 एंड दिस इज 2mv साइन 30, आपके पास ये हाफ के बराबर है। ठीक ना? तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू mv। ठीक ना? दिस इज इक्वल टू mv। मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है? डायरेक्शन वाइज हम डिस्कस करें वेक्टर फॉर्म में। याद रखिए, मैं एक और एमसीक्यू भी मैंने दिया है इस जैसा लास्ट में, तो उसमें एंगल नहीं है। ठीक है? उससे इजीली आपको समझ आ जाएगा कि अगर एक बॉडी इस तरफ जा रहा है और फिर डायरेक्शन को चेंज हो जाए, ठीक ना, तो आपने क्या मालूम करना है? डेल्टा वी आपने मालूम करना है। तो डेल्टा वी के बेस पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपके पास ये आ जाता है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने इस वेलोसिटी को, ये आपके पास वेलोसिटी वी है एंड दिस इज आल्सो वेलोसिटी वी, और ये आपके पास वर्टिकल है और वर्टिकल के साथ एंगल क्या है? दिस इज 30 डिग्री। ठीक है? अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं इनटू टू कंपोनेंट्स, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मेरे पास बन जाएंगे। दिस इज वी एक्स और ये आपके पास क्या होगा? वी वाई। इसके भी दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, वी एक्स एंड वी वाई। अगर आप इस वी एक्स को देखें तो इसका डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन अगर मैं वी एफ माइनस वी आई अगर इसमें पुट कर लूं, तो अगर ये पॉजिटिव है और मैं इसके साथ नेगेटिव लगा लूं, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। ठीक ना? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर जाएंगे। अच्छा, अब ये अगर इनिशियल है एंड दिस इज फाइनल, तो इस फाइनल के साथ क्या है? नेगेटिव। और अगर मैं, देखिए डायरेक्शन ये है, लेकिन मैं अगर इसको नेगेटिव कर लूं तो डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो फिर इसका और इसका डायरेक्शन आपके पास क्या है? सेम है। ठीक है? लेकिन वेक्टोरियली अगर मैं इसको डील करूं, तो एम वी आई माइनस एम माइनस वी आई, इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एम वी वाई प्लस एम वी वाई, दिस इज इक्वल टू 2mvy, या इसके पास आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2mv साइन थीटा। और एंगल आपको दिया ये है, थीटा किस चीज के बराबर है? 30। साइन 30 किस चीज के बराबर है? हाफ। तो 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर है दिस इज mv, ये आपके पास mv आ जाएगा। क्या आ जाएगा? mv। ठीक ना? इसमें ये की मुझे गलत दिया गया, मैं उसको ठीक कर रहा हूं। बात सुनो, इकराम को बुलाओ, इकराम को बुलाओ। अच्छा, तो आंसर आपके पास है दिस इज mv। MCQ 128, a block of mass 5 kg is resting on a table. At what angle a force of 20 Newton be acted on the block so that it will acquire a kinetic energy of 40 joule after covering a distance of 4 meter? ठीक है? तो देखिए, हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो वर्क आपके पास है दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना? और वर्क का फॉर्मूला किस चीज के बराबर है? दिस इज इक्वल टू एफ एस विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा। ठीक ना? तो यहां से मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। अब आपको बताया गया है कि a block of mass 5 किलोग्राम is resting on a table at what angle of force of 20 न्यूटन। तो फोर्स आपके पास क्या है? 20 है। ब्लॉक so that it will acquire a kinetic energy of 40 जॉल। तो वर्डन कितना है? 40 जॉल, क्योंकि जितना वर्क होगा उतना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क को आप सेम लिख सकते हैं। और इस आपके पास जो है डिस्टेंस आपके पास जो दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज cos थीटा। अच्छा, अब इसको आप देख ले, मैं इसको लिख सकता हूं 40 जॉल डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है? 80 आपके पास आता है। ठीक ना? ये जॉल मैं हटा देता हूं, दिस इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक ना? और इसको आप देख ले, ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2। सो दिस इज हाफ इज इक्वल टू cos थीटा। वो कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है? 60 डिग्री। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ, और ये आपके पास क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक ना? सो द करेक्ट ऑप्शन इज अ सी ऑप्शन। देखिए एंगल 30 वर्क कर रहा है, मुझे पे ख्याल ना हो। देखिए आंसर बी रही, एम वी रही। रुशा से खबर को बिया मर्दान वाला खबर तो है नहीं।
देखिए एंगल 30 डिग्री वर्क करेगा मंगा बच्चे थीटा है तो आंसर एम ली दे ठीक है। अच्छा तो 128 में आपके पास है सी ऑप्शन में, फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, जितना वर्क होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक ना। और वर्क का फॉर्मूला आपके पास है, दिस इज एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, और वर्क या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 40 जॉल है, ठीक ना। तो थीटा आपने मालूम करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 80 आपके पास हो जाएगा, तो 40 डिवाइड बाय 80 हाफ, और थीटा आपके पास है cos इनवर्स हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर आपके पास ये पॉसिबल है। एमसीक्यू नंबर 129, a particle start motion from rest under the action of a constant force. It covers a distance of s1 in first 10 seconds and s2 in first 20 seconds. तो फिर आप ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक ना। तो याद रखिए, अगर मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक ना। अगर रेस्ट का मतलब क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू 0, वी आई आपके पास 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म हो, ठीक ना, या ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द फोर्स इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और फोर्स आपके पास कांस्टेंट हो, तो याद रखिए कि अगर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल हाफ 81 स्क्वायर हो, मतलब फर्स्ट टी टाइम जो भी है, अगर उसमें डिस्टेंस ट्रेवल आपके पास s1 है, तो फिर आपके पास इन सेम टाइम इंटरवल आपके पास जो डिस्टेंस s2 होगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s1, दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ s1। अगर यहां पर t1 अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू मैंने 10 सेकंड लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू सेम टाइम का मतलब क्या होगा, ये भी आपके पास 10 सेकंड होगा। अगर पहले 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस हो, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में भी आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट 10 सेकंड में आपके पास जो डिस्टेंस s2 होगा वो 3s1 के बराबर होगा। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा एमसीक्यू देखें, मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है। अगर एक बॉडी है और वो मोशन रेस्ट से स्टार्ट करता है, मोशन किस चीज से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या f इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहले टी टाइम में, टी टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकते हैं। तो एमसीक्यू में आपको टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड गिवन है। तो आपको बताया गया है कि पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल s1 है, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है s1 है, तो उतने ही टाइम इंटरवल में, मतलब उतने ही 10 सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन करे ना, तो स्पीड इंक्रीज होगा, तो एग्जैक्टली उतने ही टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कितना होगा, 3s1 आपके पास होगा। इसके हमारे पास जनरल फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू 2n-1 इंटू s1, एक फार्मूला है। 2n-1 हमें क्या देता है, 8 नंबर देता है। अगर मैं लिख लू s2 3s1 होगा, अगर मैं लिख लो s3 2 3 6-1 5s1 होगा, अगर मैं s4 लिख लो तो ये आपके पास 7s1 होगा, इस तरह जाते जाए। तो 2n-1 हमें क्या देता है, ये हमें ऑड नंबर देता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या फोर्स यूनिफॉर्म। तो पहले टी टाइम में अगर s1 हो, तो उतने ही टी टाइम में आपके पास क्या होगा, दोगुना है। मैं अगर फिगर से भी समझा दूं, अगर इस टी टाइम में डिस्टेंस s1 है, तो इतने ही टी टाइम में डिस्टेंस क्या होगा, 3s1 आपके पास होगा s2। अगर मैं लिख लो कि इतने ही नेक्स्ट थर्ड टाइम इंटरवल में आपके पास क्या होगा, s3 विल बी इक्वल टू 5s1 होगा। तो देखिए एमसीक्यू के मुताबिक से ये आपको कितना दिया गया है, 10 सेकंड, ठीक ना। तो ये भी क्या होगा, ये भी 10 सेकंड होगा, ये भी क्या होगा 10 सेकंड। तो अब इससे आप मुझे बताएं कि आपसे ये पूछ रहे कि 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। नगोरे यहां से लेकर अगर टी में 20 सेकंड लो, 20 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है s1 प्लस s2, s1 प्लस 3s1 क्या हो जाएगा, 4s1 आपके पास हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 4s1, ठीक ना। तो 4s1 आपके पास जो है, दैट इज द सी ऑप्शन।
खबर पेश है ना? एनी कंफ्यूजन? किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर रिपीट कर सकता हूं जी। आप इसको देखिए, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ S1 इन फर्स्ट 10 सेकंड्स, ठीक है, एंड S2 इन फर्स्ट 20 सेकंड। बराबर है, ये फर्स्ट 10 सेकंड है और ये फर्स्ट कौन से सेकंड है? 20 सेकंड है। तो 10 + 10 20 आता है ना, ठीक है। तो S1 + 3S1 ये आपके पास हो जाएगा 4S1, ठीक है। तो 4S1 आपके पास जो है, दिस इज द आंसर। अच्छा जी जी। MCQ 130, if 2 mole of a system require 200 joule for 4 Kelvin increase in temperature, what is its molar specific heat capacity? ये MCQ नंबर 130 आपके पास है। हमारे पास फार्मूला है NC डेल्टा T, याद है ये फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी आपको कह रहा है कि if 2 mole of a system require 200 joule, ये 200 joule है और N आपके पास क्या है? 2 मोल है। C डेल्टा T आपके पास 4 केल्विन है, ठीक है। ये आपके पास 4 केल्विन है चेंज इन टेम्परेचर। तो 200 जॉल डिवाइड बाय 4 2 ज़ा 8, दिस इज इक्वल टू C, इज इक्वल टू C, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय 8 करें, क्या आ जाएगा आपके पास? द करेक्ट आंसर इज 25 जॉल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 131 MCQ 131, if maximum height of the projectile is 15 meter, then maximum range of the projectile cannot be greater than, हमारे पास एक फार्मूला है R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4H, और याद रखें रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 45 पे। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो फिर आर मैक्सिमम आपके पास है, इट इज इक्वल टू 4H, ठीक है। रेंज आपके पास 4H के बराबर होगा। आप थोड़ा सा MCQ को देख लें। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 15 मीटर, देन मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है। बताओ बोले तासु, अगर ये आपके पास 15 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 60 मीटर, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। रेंज आपके पास जो है 60 मीटर से, या रेंज 4H से ज्यादा नहीं हो सकता थीटा अगर आपके पास क्या हो? 45 डिग्री हो, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन 60 मीटर। रेंज 60 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। रेंज आपके पास 60 मीटर ही होगा। MCQ नंबर 132, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ये तो इजी है, मस्ट एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन फोर्स व्हिच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास 2 डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा। बी ऑप्शन एक्शन, मैं इसके साथ लिख लूंगा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ये 2 डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ। MCQ 133, a body is dropped from a height of 1000 meter with a potential energy of 100 joule. Its potential energy at height 200 meter is, तो इसका बहुत आसान तरीका है। 133, ठीक है। हाइट आपके पास कितने है? 1000 मीटर है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 100 जॉल है। आप इसको देख ले, 1000 मीटर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो 1 मीटर पे कितना होगा? 1 मीटर पे। तो इसको भी आप इस तरह कर ले कि 1000 और इसको भी आप 1000 पे डिवाइड करें, तो 1 मीटर पे आपके पास जो एनर्जी होगा ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 0.1 जॉल आपके पास आ जाएगा 1 मीटर की एनर्जी। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 मीटर विद अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 100 जॉल, मतलब 1000 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जॉल था। इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 200 मीटर इज, तो 200 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा? तो 1 मीटर पे किस चीज के बराबर है? 0.1। तो 200 को आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 20 जॉल आपके पास आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 20 मीटर
इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 जॉल। ठीक था, तो ये आपके पास 20 मीटर है। ठीक था, 200 है, सॉरी ये 200 है, दिस इज अ 200। तो आंसर आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 20 जॉल विल बी द आंसर। 1 मीटर 0.1 जॉल है, तो 200 मीटर पे क्या होगा? तो यहां पर भी 200 मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी 200 मल्टीप्लाई करो, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये आपके पास 20 जॉल आ जाएगा। तो 200 मीटर पे 20 जॉल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक था, 1000 पे कितना था? 100 जॉल। 1 मीटर पे 0.1 जॉल, तो 20 मीटर पे 200 मीटर पे 20 जॉल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, MCQ 134, for which of the following angle theta between force and displacement work is a negative? हमारे पास फार्मूला है W is equal to FS cos theta। ठीक है, और cos theta याद रखे, अगर थीटा आपके पास 90 और 180 के दरमियान हो, 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो cos थीटा आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। और अगर cos थीटा नेगेटिव होगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव। तो आपके पास 134 में थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90। डी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 135, if kinetic energy becomes 4 times then percentage increase in momentum। हमारे पास फार्मूला है P is equal to 2m kinetic energy under the root। अच्छा सुने, उम्मीद है आपको पता होगा कि 100% का मतलब होते हैं 1, 200% का मतलब होते हैं 2, 300% का मतलब होते हैं 3, 400% का मतलब होता है 4। अच्छा, और इस पे अंडर रूट भी है, इसमें क्या है? अंडर रूट भी है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये 400% हो जाए मतलब क्या होगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपके पास 4 अंडर द रूट हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, और 2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो 200%, तो बंद हो जाएगा 200%। लेकिन इसका जो इनिशियल अमाउंट था वो तो 100% था, तो 100% से जो इजाफी होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 2 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो तो 200% आपके पास टोटल मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन आपसे तो इंक्रीज का पूछ रहा है, आपसे तो चेंज का पूछ रहा है। ठीक है, तो 100% से 200% से 100% को सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपके पास चेंज आ जाएगा। द चेंज विल बी इक्वल टू 100%। सो 100% आपके पास है, दिस इज द आंसर। एंड 135 में द करेक्ट ऑप्शन इज अ डी ऑप्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गोरे बता आपको MCQ में क्या कहा है कि द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 400%। 400%, तो 400% का मतलब क्या होता है? 4, क्योंकि परसेंट मीन्स 1 डिवाइड बाय 100, तो 400 डिवाइड बाय 100 मीन्स 4। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाए तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, क्योंकि इस पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट 4 किस चीज के बराबर है? 2, तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। आपके पास 10 रुपए थे और 20 हो गए तो डबल हो गए ना, तो चेंज कितना का आ गया? 10 रुपए का। इसका मतलब है 100% इंक्रीज आपके पास आ गया। तो अगर टोटल मोमेंटम 200% है तो चेंज और इंक्रीज आपके पास 100% होगा। ठीक है, द इनिशियल अमाउंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 100%, तो चेंज आपके पास 100% होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 100% इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये 135, MCQ 136, in an explosion a body at rest break into 2 pieces of unequal masses, law of conservation of linear momentum। ये आपके पास बॉम्ब है and it explode into 2 fragments, mass m1, और ये आपके पास क्या होगा? this is m2। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1 एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो अगर डिफरेंट मासेस हो
तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन लीनियर मोमेंटम आपके पास होगा P1 और P2, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यह बता रहा है कि कोई भी बॉडी अगर दो फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाए वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विद सेम मोमेंटम, विद सेम मोमेंटम। लेकिन अगर मासेस सेम हो वेलोसिटी सेम होंगे, अगर मासेस सेम ना हो वेलोसिटी डिफरेंट होंगे। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो 136 में आपसे पूछ रहा है बोथ पार्ट्स विल हैव न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम। कोई भी बॉडी, बम हो या कोई भी बॉडी हो, अगर वो एक्सप्लोड हो जाए इनटू टू फ्रैगमेंट्स, या अगर गन से आप फायर कर रहे हैं बुलेट निकल जाए, तो बुलेट और गन का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई भी चीज दो पार्ट्स में एक्सप्लोड हो जाए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और उनका मोमेंटम हमेशा सेम होगा। वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है अगर मासेस डिफरेंट हो, लेकिन मोमेंटम कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा विद अ सेम मोमेंटम। ठीक था, विद अ सेम मोमेंटम। ठीक था, तो ए ऑप्शन आपके पास है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द मोमेंटम विल बी सेम। MCQ 137 है, which of the following pair of quantities are always parallel? Angular displacement and angular velocity। याद रखिए ड्यूरिंग रोटेटरी मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा पैरेलल होते हैं, ये किसी और एंगल पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप बी ऑप्शन को देख लें, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान एंगल 0 भी हो सकते हैं और 180 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सी ऑप्शन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आपके पास ए ऑप्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, तो 137 में आपके पास जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 138 after attaining maximum speed in the clockwise sense the angular acceleration of fan, आपको पता है when the angular velocity is maximum constant, angular velocity is a constant, तो change in angular velocity 0, alpha will be equal to 0, क्योंकि alpha आपके पास है वो किस चीज के बराबर है, change in angular velocity। तो 138 में आपके पास जो है D option is the correct option, D option आपके पास correct option है। MCQ 139 जी, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर आप MCQ में देखें तो आपको बताया गया है कि एंगुलर वेलोसिटी इज मैक्सिमम कांस्टेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0, अल्फा विल बी इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन अल्फा आपके पास होगा, इट विल बी 0। What? After attaining maximum speed in the clockwise sense, the angular acceleration of fan is a 0. क्या? होदे वो पतो पवालू जाओ 0 दे acceleration भी नो पैरेलल या एंटी पैरेलल भाई। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा कहां से, अल्फा होगा तो पैरेलल होगा। अल्फा इज 0, अल्फा इज 0। अच्छा 139 एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जी किस चीज की समझ नहीं है? हाँ, अल्लाह अकबर, ताशुदा स्टेटमेंट लगू हो रहा है। मेरा इंग्लिश कमजोर है लेकिन मेरे ख्याल में आपका इंग्लिश मुझसे भी कमजोर है। आफ्टर अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड, तो द स्पीड मैक्सिमम शो, तो अगर स्पीड आपके पास अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड किसी भी चीज का हमेशा कांस्टेंट होता है। द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज मीन्स कांस्टेंट बगैर। तो अगर मैक्सिमम स्पीड, ये फैन देखे ना, जब आप फैन को ऑन करते हैं तो इसका स्पीड बढ़ता है ना, कुछ देर बाद इसका मैक्सिमम स्पीड बन जाता है, तो फिर वो स्पीड तो नहीं होती। तो किसी भी रोटेटरी बॉडी का मैक्सिमम स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। When the speed is maximum, it means it is constant. And angular speed is constant, the change in angular velocity will be 0, alpha will be 0. ठीक है, फैन में नहीं देखा कभी आप लोगों ने? अच्छा शाबाश, हाँ आजकल तो आप बड़े लोग हैं एसी के सामने बैठे होते हैं ना। अच्छा, if 139
एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, याद रखिए एंगुलर पैरामीटर्स और सेंट्रीपिटल पैरामीटर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो यहां पर एंगल आपके पास क्या होगा 90 डिग्री, 139 में आपके पास भी परपेंडिकुलर 140। MCQ number 140, if velocity time graph is a horizontal parallel to x-axis, velocity time graph ये आप देखिए ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, सो दिस इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब आपके पास ये द वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, MCQ नंबर 141 है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 रेडियन पर सेकंड एंड 1000 रेडियन पर सेकंड। यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हैव सेम एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, याद है, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपके पास सेम है, तो ए 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 2 स्क्वायर। एम्पलीट्यूड आपके पास कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड इज अ सेम, ठीक है। तो 141 में आपके पास आ जाएगा 1:10 स्क्वायर। ओमेगा आपको ओमेगा 1 भी गिवन है, ओमेगा 1 आपके पास क्या है 100, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज 1000, तो ये भी स्क्वायर कर और ये भी स्क्वायर कर ले, सो हमारे पास आ जाएगा 1:100 या 1:10 स्क्वायर, ठीक है, 1:10 स्क्वायर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 142, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज अ, ये तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, द एक्सेलरेशन इज अ मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू द MCQ नंबर 142, ठीक है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज अ 0, एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास है इट विल बी 0। MCQ नंबर 143, when simple harmonic oscillator is moving towards mean position, then its displacement, याद रखिए, the displacement of simple harmonic oscillator is always directed outward, is always directed outward, ठीक है। अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं या मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, the displacement is always directed outward from the mean position, ठीक है। तो 143 में आपके पास जो है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, डी ऑप्शन। MCQ नंबर 144, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है ना, या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। When the total displacement is 0, then the velocity will be 0 या the average velocity will be 0, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एक ही बात, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास हो गई इट विल बी 0, तो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। MCQ नंबर 145, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद रखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये आपके पास हमेशा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर होते हैं, बराबर होता है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये तीनों हमेशा आपके पास होते हैं, वो बराबर होता है। तो अगर आप इसका रेशियो निकाल लें तो रेशियो क्या होगा 1 या 1:1 आपके पास होगा। तो 145 में आपके पास जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।
MCQ 146. A particle executing simple harmonic motion with amplitude 5 centimeter has maximum speed of 31.4 centimeter per second. The frequency of its oscillation is. तो क्या क्या आपको दिया गया है? एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम स्पीड V नॉट. तो हमारे पास फॉर्मूला है V नॉट इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट एंड दिस इज 2 पाई f इंटू x नॉट. इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं. अच्छा, अब V नॉट आपके पास जो है दिस इज डिवाइड बाय 2 पाई x नॉट एंड दिस इज इक्वल टू f. ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. V नॉट आपको दिया गया है. V नॉट आपके पास 146 में V नॉट आपके पास जो है 31, ये 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है. ठीक है, ये आपके पास 2, ये 3.14 और x नॉट आपके पास ये किस चीज के बराबर है? ये 5 के बराबर है. ठीक है, तो अगर आप इसको देख ले 5 2 जा 10 और 10 3.14 के साथ करें 31.4, ये भी 31.4 आपके पास आ जाएगा. दिस इज अ कैंसल. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज. तो ये आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 146 में आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है. MCQ 147. If E denote the total energy in simple harmonic motion, then potential energy when the oscillator is halfway. ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास ऑसिलेटर है. दिस इज मीन पोजीशन और ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है. हाफ वे x इज इक्वल टू x नॉट डिवाइड बाय 2. ये पूरा आपके पास क्या है? ये x नॉट है. और अगर हाफ वे पे हो तो x इज इक्वल टू x नॉट डिवाइड बाय 2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो देखिए, अगर x आपके पास हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड हो तो फिर आपसे पूछ रहा है देन पोटेंशियल एनर्जी. बताओ बोले दासो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. ये फार्मूला है ना. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा. दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4. मैंने x को क्या पुट किया? एक्स नॉट डिवाइड बाय 2. और मैं इसको लिख सकता हूं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये E के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 4. टोटल एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी किस चीज के बराबर है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर. इसको मैंने E से रिप्लेस किया तो E बाय 4. यहां पर मैंने क्या किया? x के बजाय क्या पुट किया? एक्स नॉट डिवाइड बाय 2 मैंने पुट कर लिया. तो एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा. सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 4. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, ये कौन सा क्वेश्चन था? 147. 147 में ए ऑप्शन आपके पास है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. 148 MCQ 148. 148 में से in a wave time required for a particular point to move from extreme to mean position is 0.170 second. The frequency of the wave is. अब ये जो MCQ आपको मैंने दिया ना, तो इसमें से फ्रैक्शन और कैलकुलेशन है. ठीक है, और कैलकुलेशन वाले से अक्सर आप डर जाते हैं. कभी कभी ऐसे कैलकुलेशन वाले होते हैं ना कि जो आप वैल्यू फार्मूले में पुट कर ले तो ऑप्शंस को देखा करें, तो ऑप्शन से क्लियर कर पता चले कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्दर फिर सोल्यूशन की जरूरत नहीं होगी. किस तरह? 148 में आप देख ले तो आपको बताया गया है, ठीक है, कि इन अ वेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन. फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन टाइम कितना होगा? T डिवाइड बाय 4 होगा. अगर आपको याद हो, ये आपके पास सोल्यूशन, ये आपके पास ऑसिलेशन है. ये A, ये मीन पोजीशन, ये A प्राइम. दिस इज ऑन द वे बैक एट मीन पोजीशन. तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम ये लेगा? T/2. और यहां से यहां तक ये कितना टाइम लेगा? दिस इज T/4. और T/4 आपको दिया गया है 0.170 सेकंड. तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.170 सेकंड. अब यहां पर जब फ्रैक्शन आ जाने तो आप डर जाते हैं. डेसिमल पॉइंट को गोली मारे, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाता है. 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 68. और फिर आप लिख ले दिस इज 0.68.
दिस इज अ पॉइंट, तो टोटल टाइम पीरियड 0.68 सेकंड का होगा। ये क्वेश्चन और से सुना है, आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग पोजीशन से मीन तक कितने टाइम में आ गया 0.17, तो ये तो T/4 है, हाँ T/4 है ना, तो 4 यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये फुल टाइम पीरियड आपके पास ऑसिलेशन का हो जाएगा। अब आपसे फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइड बाय T, और देखिए 1 डिवाइड बाय 0.68, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को खत्म कर लूं, डेसिमल पॉइंट को, तो क्या आ जाएगा 100, तो नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए 1.47, बी 0.73, सी 3 और डी 0.3, तो 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप ये देखें 100 डिवाइड बाई 68 से, तो 1 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगा। सोल्यूशन की जरूरत ही फर्दर नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब कोई स्टूपिड ही होगा जो इसको फिर सॉल्व करेगा, बेवकूफी होगा कि आप इसके पीछे लग जाए, क्या आएगा। याद रखिए इस किस्म के क्वेश्चंस में आप ऑप्शन को देखा करें, तो ऑप्शन से क्लियर कट आपको पता चल जाएगा कि ये रेशियो मुझे अप्रॉक्सीमेटली कौन सा आंसर देगा। हाँ, अगर इसमें ऑप्शन ए 1.47 होता, फिर 1.68 होता, 1.2 होता, तो फिर मजबूरन आपको फर्दर कैलकुलेशन भी करना होता, और इस तरह नहीं पुट किया जाता। हमें पता होता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो फिर हम ऐसा ऑप्शन दे देता है कि फर्दर आप अगर सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती। जब आप ऑप्शन में देखें तो इससे एक ही ऑप्शन हम आपको एज अ करेक्ट ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो 148 में ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now MCQ number 149. 149, two sound waves having a phase difference of 60 degree have a path difference of, तो देखिए बहुत आसान सी बात है, लेमडा का फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई। अगर मैं 2 पाई को हाफ करूं, 2 पाई डिवाइड बाई 2 को हाफ करूं जो कि पाई है, तो ये क्या होगा लेमडा बाई 2 होगा। अच्छा, अब ये पाई को आप देख लें, ये लेमडा बाई 2 है, तो 60 डिग्री पाई रेडियन तो आपके पास 180 के बराबर होता है ना, ठीक है। पाई किस चीज के बराबर होता है 180 डिग्री, तो पाई को मैं किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 60 हमारे पास आ जाए 3, तो पाई डिवाइड बाई 3, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, वही 60 डिग्री आ जाएगा ना। हाँ, तो आप इसको देख ले, पाई के लिए लेमडा बाई 2 है, तो पाई बाई 3 के लिए क्या होगा लेमडा बाई 2 इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा लेमडा डिवाइड बाई 6। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर्मूला याद है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइड बाय लेमडा, अगर किसी को ये याद है, तो फेज डिफरेंस तो आपको दिया ही है ना। फेज डिफरेंस किस चीज के बराबर है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 3, लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो यहां पर आप पाई डिवाइड बाई 3 पुट कर ले, दिस इज इक्वल टू 2 पाई डी डिवाइड बाय लेमडा, डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। अब लेमडा पाई पाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा, इससे आप देखिए तो डी आपके पास लेमडा डिवाइड बाय 6। इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हो, और फार्मूले में पुट कर लें। फेज डिफरेंस आपको क्या गिवन है 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 3 रेडियन आपके पास होता है, पुट करें, वी विल गेट द आंसर। तो 149 में आपके पास है द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन लेमडा बाई 6। जी दोबारा, ये फार्मूला याद है ऊपर वाला, ये देखिए पूरा वेवलेंथ कितने एंगल का होता है, तो अगर लेमडा बाई 2 में करो तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 मींस पाई, पाई किस चीज के बराबर है 1। अब आपको एंगल कितना गिवन है, तो पाई को मैं किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 60 आ जाए 3। तो अगर पाई आपके पास लेमडा बाई 2 है, तो आपके पास पाई डिवाइड बाई 3 जो होगा, नीचे 3 आ गया ना, तो यहां पर भी 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो लेमडा बाई 6 आपके पास आए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। MCQ नंबर 150, इफ 30 waves passes through a point in 1 second, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 30 हर्ट्ज, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास फार्मूला है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ,
तो आपके पास फार्मूला V इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू V बाय एफ, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 आपके पास ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 1। 151 which of the following remains the same for above in a given medium? शाबाश, क्या होगा? Remember all of these in a given medium है, from one medium to another medium नहीं है। in a given medium किसी भी वेव के आपके पास स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों कांस्टेंट होंगे। किसी भी मीडियम में किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ तीनों जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज 151 में आपके पास आ रहा है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 152 द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ साउंड इन एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक एंड 4, याद रहे V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक ना। तो इसलिए आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आपके पास आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नहीं, वो क्वेश्चन बहुत से बन सकता है, मैं सारा डिस्कस नहीं कर सकता, बट वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी सिर्फ कांस्टेंट होगा। एमसीक्यू नंबर 152 द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ साउंड, 152 तो हो गया ना, ये 153 इन केस ऑफ मूविंग सोर्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी अकर ड्यू टू चेंज है ना। याद रखे, अगर सोर्स मूविंग तो फ्रीक्वेंसी के चेंज का कास आपके पास होते हैं, वो चेंजिंग वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी के चेंज का कास क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट में अगर सोर्स मोशन करे और डॉपलर इफेक्ट में अगर ऑब्जर्वर मोशन करे तो फ्रीक्वेंसी में चेंज का कास आपके पास वो क्या होगा? वो रिलेटिव स्पीड होगा। क्या होगा? रिलेटिव स्पीड आपके पास होगा, ठीक ना। तो चूंकि सोर्स मूविंग तो कास आपके पास चेंज इन वेवलेंथ, ठीक ना। ये आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। अच्छा 154 Doppler effect can be observed for both sound and light waves। तो सी ऑप्शन, दोनों लाइट और साउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉपलर इफेक्ट। एमसीक्यू नंबर 155 when listener is moving towards stationary source, listener is moving towards the formula f prime towards the v plus v observer divided by v into f। when listener is moving towards stationary source the shift in wavelength, ठीक ना। तो याद रखे, जब जब ऑब्जर्वर मूविंग तो फ्रीक्वेंसी में चेंज का जो कास होता है वो आपके पास रिलेटिव स्पीड होता है, और चेंज इन वेवलेंथ यहां पर क्या होता है? 0, नो चेंज इन वेवलेंथ। जब सोर्स मोशन करेगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज का कास क्या होगा? चेंज इन वेवलेंथ। और जब लिसनर या ऑब्जर्वर या रिसीवर मोशन करेगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज का जो कास है वो क्या होगा? वो रिलेटिव स्पीड होगा। क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। तो इसमें वेवलेंथ शिफ्ट को उसने 0 कंसीडर किया था डॉपलर ने, ठीक है। तो आपके पास एमसीक्यू 155 में ए ऑप्शन 0, नो चेंज इन वेवलेंथ। अच्छा एमसीक्यू 156 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज। तो देखिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। और देखिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, डेल्टा टी आपके पास क्या होगा? 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो C विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक ना। तो हमारे पास आंसर है इन्फिनिटी,
डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों में। एमसीक्यू नंबर 157, a system absorb 100 joule of heat and perform an equal amount of work. The process is, आप मुझे बताएं, delta Q is equal to delta W and change in internal energy will be equal to 0. ये कौन सा प्रोसेस होता है? This is isothermal process. ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल। अगर आप हीट दे रहे हैं और सारा का सारा हीट वर्क डन में यूज हो जाए एंड नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। एमसीक्यू नंबर 158, a car has a velocity of 75 km per hour. What is the velocity of the passengers with respect to the car? 0. आप बस में जा रहे हैं, तो with respect to the bus you are at rest, but with respect to the observers outside the bus you are moving. तो जो velocity of a bus या कार होगा वही आपका velocity होगा उस ऑब्जर्वर के मुताबिक से जो रोड पे है। और अगर आप कार में या बस में, तो एक दूसरे के निस्बत से आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो 0 आपके पास आंसर है। 158 में आपके पास ए ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 159, a body is vertically thrown upward to a height of 180 meter. If g is equal to 10 meter per second square, so how long it will stay in the air? ये देखिए, ये ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम ये नीचे आने में भी लेगा। तो देखिए, आपको बताया ये हाइट गिवन है, तो हमारे पास फार्मूले t इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय g अंडर द रूट। तो हाइट गिवन है, हाइट कितना है? 180 मीटर है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2, आपके पास जो है, कौन सा क्वेश्चन था यार? 159। अच्छा, हाइट आपके पास 180 है, 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360। ठीक है, 360 डिवाइड बाई 10 तो क्या आ जाएगा? 36। 36 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये तो एक टाइम होगा 6, और इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो t इज इक्वल टू 2t, तो आपके पास 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, नहीं ना, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई t होगा, तो 12 सेकंड इज द आंसर। एमसीक्यू 160, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल व्हेन द बॉडी हैज अ, याद रखिए, जब वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 जी। कम से आवाज रहा हो। हाउ लॉन्ग इट विल स्टे इन एयर? दासोमलाशु हवा दा कना बोले वापस है कि हवा नहीं सर, अरे बेगैरत तो एयर तो पूरा। हाउ लॉन्ग इट स्टे इन एयर, जमीन से ऊपर तो ऊपर जाएगा फिर भी एयर में, नीचे आने के दौरान भी एयर होता है। ठीक है, तो मतलब ये होता है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन आपके पास 0 और इंस्टेंटेनियस और एवरेज आपके पास फिर क्या होंगे? बराबर। तो 160 में आपके पास ए, द एक्सेलरेशन इज 0, व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म द एक्सेलरेशन विल बी 0, द इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 161, a body is moving with uniform acceleration 10 meter per second square and in 6 seconds it attains velocity of 60 meter per second. What is the initial velocity? Just आप first equation of motion में put कर ले, इसमें आप put कर ले, तो vf minus 80 vr इसमें put कर ले, तो आप देख सकते हैं 10 meter per second square acceleration है। ठीक है, 6 सेकंड में वेलोसिटी 60 है, तो ये भी 60 आ जाएगा और ये भी 60 आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 आपके पास होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 162, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। तो एस कितना गिवन है? या 100 आपको गिवन है, हाफ एक्सेलरेशन मालूम आपसे पूछ रहा है, और टाइम आपके पास जो है, टाइम कितना दिया गया है?
10 सेकंड, 162 में 10 सेकंड, 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सी ऑप्शन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर। MCQ 163, if an electron and proton are moving with same velocities, then which one has large momentum? ठीक है, वेलोसिटी सेम है तो P is directly proportional to मास, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बी ऑप्शन प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। 163। MCQ 164, a car is moving toward east with velocity of 12 मीटर पर सेकंड। ये देखिए, ये 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर कह रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड से टूवर्ड्स नॉर्थ चला गया। तो आप इसको देख लें, ये आपके पास डेल्टा वी है। व्हाट इज दिस? डेल्टा वी। तो ए आपके पास है, दिस इज डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अगर मैं इसको V1 कह दूं और इसको मैं V2 कह दूं, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल्टा टी। परपेंडिकुलर है ना, हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा अंडर द रूट। लेकिन चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या होता है? 0। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय टाइम। तो ये देखिए 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर क्या आता है? 144 आता है। 5 स्क्वायर क्या आता है? 25। ये 169 आपके पास आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 13। लेकिन टाइम भी आपको दिया गया है, टाइम। ये MCQ नंबर 162, टाइम कितना गिवन है? 10 सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज, खुदा का कम क्वेश्चन हो, 162 है। तो फिर अच्छा ये वाला मैं इसको देख रहा हूँ, सॉरी 164। तो 164 में आपके पास जो है द टाइम इज 10 सेकंड, द टाइम इज 10 सेकंड। तो 13 को आप 10 पे डिवाइड करें तो 1.3 आपके पास आ जाएगा। तो एक्सेलर आपके पास ए ऑप्शन 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कार 12 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया। नाउ द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, और कितने टाइम में? 10 सेकंड में। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो गया, दिस इज डेल्टा वी। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, इस कार का। अच्छा, ये 165 MCQ number 165, a body is thrown vertically upward, which of the following statement is true? ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। डी ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स। जी, एक्सेलरेशन क्या होगा? जी होगा ना। a body is thrown vertically upward, अगर ये आप अपवर्ड मूव फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास जो होगा इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके पास जो है द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। बाकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम वो चेंज होता है। 166 MCQ 166, a body is thrown in air with certain initial velocity and at some angle performing ideal projectile motion, then which of the following will not be true about the motion? The acceleration is 0 at the highest point. याद रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फ्री फॉल मोशन, और फ्री फॉल मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा g के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपके पास होता है इट इज कांस्टेंट। हाईएस्ट या समिट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन आपके पास है, ये करेक्ट आंसर है। 167 MCQ 167, if maximum range of projectile is 400 मीटर, और मैक्सिमम रेंज का मतलब क्या है? 45 डिग्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? तो याद रख के R इज इक्वल टू 4h, ये 45 डिग्री पे होता है। तो h आपके पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू R डिवाइड बाय 4। तो 400 को 4 पे डिवाइड करें, 100 मीटर,
167 में 100 मीटर आपके पास आंसर होगा। ठीक है, 45 डिग्री पे रेंज 4h के बराबर होता है। अच्छा, MCQ नंबर 168, if total energy of a projectile is 200 joule projected at an angle of 60 degree, then what is the kinetic energy? यहाँ पर kinetic energy at summit है, लेकिन at summit कंपोजिंग में थोड़ा सा गलती हुआ है। ठीक है, 8 summit point, तो 8 summit point पता नहीं आया पेपर में, आई डोंट नो किधर चला गया है, लेकिन ये ग्रेस मार्क सबको मिल जाएगा, हमने उसको कह दिया। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट। ठीक है, लेकिन चूंकि एट समिट पॉइंट पता नहीं किधर चला गया है, तो इसलिए हमने नीचे कह दिया कि सबको 1 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दे दे। ठीक है, तो काइनेटिक, इसका फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी समिट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन इनटू cos स्क्वायर थीटा, इनटू cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर 60 गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी एट समिट आपके पास जो है, काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन cos स्क्वायर 60 आपके पास है, और cos 60 हाफ के बराबर है ना, तो ये आपके पास E डिवाइड बाय 4 आंसर था। ठीक था, तो 200 डिवाइड बाय 4 50 जॉल। ठीक था, तो 50 जॉल आंसर हमने दिया था, लेकिन एट समिट पॉइंट किस किसने समिट पॉइंट के बेस पे किया है? गुड। ठीक था, ठीक है, लेकिन सबको इसका एक एक मार्क्स सबको मिल जाएगा, हमने वहां पर उसको कह दिया। MCQ 169, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड आवर हैंड। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा? दागुर है, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट एंड आवर हैंड। तो याद रखिए, इसका π/30 रेडियन पर मिनट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर हैंड दिस इज π/6 रेडियन पर आवर है। ठीक है, अब ये देखिए, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेडियन के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 6r डिवाइड बाय 30 मिनट आपके पास आ जाएगा। अच्छा, 30 मिनट को मैं हाफ आर नहीं कह सकता, इसको मैं हाफ आर कह सकता हूं ना? हाँ, तो आर कैंसिल 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12:1 इज द आंसर। ठीक है, 30 मिनट हाफ आर है, 30 मिनट किस चीज के बराबर है? हाफ आर के बराबर है, तो 12:1 डी ऑप्शन आपके पास जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा समझा दूं? अच्छा देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अगर किसी को ये कंसेप्ट का नहीं पता तो मैं सारा कर लेता हूं। मिनट हैंड के लिए, मिनट हैंड, तो मिनट हैंड एक रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, मिनट हैंड किस चीज के बराबर है? 2 पाई रेडियन, और दिस इज 360 डिग्री। और कितना टाइम ये लेगा मिनट हैंड? 60 मिनट्स। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में एक रिवोल्यूशन करता है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में एंगुलर वेलोसिटी क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो थीटा मिनट, 60 को भी आप 60 पे डिवाइड करें, 360 को भी आप 60 पे डिवाइड करें, और 2 पाई को भी आप 60 पे डिवाइड करें, तो π/30 रेडियन पर मिनट आपके पास होगा। ठीक है, और अगर आप इससे एंगुलर वेलोसिटी निकाल लें, तो π/30 ये रेडियन एंड दिस इज रेडियन पर मिनट। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कितने टाइम में? 1 मिनट में, और ये एंगुलर वेलोसिटी है मिनट हैंड का। इसी तरह अगर आप आर हैंड का करें, आर हैंड का, तो आप मुझे बताएं, आर हैंड एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में करता है? 12 आवर्स में। कितने में? और ये 2 पाई रेडियन होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर मैं 1 घंटे के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करूं, थीटा आर, तो इसको भी 12 पे डिवाइड करें, इसको भी 12 पे, तो ये आपके पास π/6 रेडियन, और 360 को आप 12 पे डिवाइड करें, तो 30 डिग्री आपके पास आ जाए। और इसी से अगर आप एंगुलर वेलोसिटी निकाले आर हैंड का, तो π/6 रेडियन पर आर, और दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री पर आर, ये एंगुलर वेलोसिटी होगा। और मैंने क्या किया? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर,
ये दोनों आ गए तो वहां पर पुट करें, हमारे पास आ जाएगा 12:1, 12:1 आपके पास आ जाएगा। ये था MCQ, कौन सा था? 169। MCQ 170, MCQ 170, a spring mass system was performing simple harmonic motion. It is divided into 4. याद रखिए, आपके पास जो stiffness of a spring होता है, this is inversely proportional to the length of a spring. ठीक है, stiffness of the spring is inversely proportional to the length of a spring. तो क्वेश्चन में आप देख लिया, आपको बताया गया है कि it is divided into 4 equal parts. 4 equal parts में तकसीम हो गया। तो एक पार्ट का स्टिफनेस क्या होगा? एक पार्ट का 4K, एक पार्ट का क्या होगा? 4K आपके पास होगा। और हमें पता है कि टाइम पीरियड आपके पास जो है, द न्यू टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ K। ठीक है, और K आपके पास जो है K प्राइम, ये 4K आपके पास हो जाता है। तो K अगर 4 टाइम इंक्रीज तो टाइम पीरियड आपके पास क्या हो जाएगा? 2 टाइम डिक्रीज, हाफ हो जाएगा आपके पास। T प्राइम विल बी इक्वल टू T डिवाइड बाय 2। एक स्प्रिंग है, उसको हमने 4 इक्वल हिस्से में तकसीम किया, तो एक हिस्से का स्टिफनेस क्या होगा? 4K। क्यों? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, तो अगर आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो स्टिफनेस 4K आपके पास एक पार्ट का हो जाएगा। MCQ 171 जी, 4K, यस, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। In which organ pipe the number of nodes is always equal to the number of anti-nodes? हाँ, तो closed organ pipe, ठीक है, one end open and one end closed। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास इस organ pipe हो जिसका एक end closed और दूसरा open हो, तो इसमें आपके पास standing wave, longitudinal standing waves इस तरह बनते हैं। तो एक नोड और एक एंटी नोड, ठीक है, इसमें बनते हैं। इसी तरह आप अगर मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज पे भी देखें तो नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ एंटी नोड जो है वो बराबर होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है इट इज अ सी ऑप्शन। MCQ 172, according to Newton formula for the speed of sound in air, the propagation of sound wave in air obey Boyle's law। ठीक है, Boyle's law, ए ऑप्शन 172 में। MCQ 173, apparent frequency heard by an observer when a sound source moved towards him with a speed of 1/4 of that of speed of sound। तो फार्मूला ये F प्राइम V डिवाइड बाय V माइनस VS इंटू F, और F प्राइम आपके पास है V माइनस V डिवाइड बाय 4। जब आप इसको सॉल्व करें तो F प्राइम जो है आपके पास 4 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ F आपके पास बन जाएगा। तो सी ऑप्शन 173 में भी आपके पास है, इट इज अ सी ऑप्शन। MCQ 174, if the pressure is increased 4 times of fixed mass of a gas, then the speed of sound will, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है, इट रिमेन्स द सेम। 175, the heat given to the system is 50 joule if the change in internal energy 70। तो डिफरेंस निकाल ले, 50 70 minus 50 20, the burden will be equal to 20 joule। just डिफरेंस निकाल ले। ठीक है, कि आपके पास जो है the heat given to the system is 50 but change in internal energy 70। तो मैंने तो 50 जॉल हीट दिया है और इंटरनल एनर्जी में चेंज 70 का, इसका मतलब है 20 जॉल वर्डन हुआ होगा। ठीक है, तो 20 जॉल, बी ऑप्शन 175 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 176, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल विद 1 मीटर पर सेकंड एंड बाउंस बैक। ये वॉल है और एक बॉल इस तरफ जा रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम इसका मास है, 1 किलोग्राम इसका मास है। ठीक है, और 1 मीटर पर सेकंड ये इसका स्पीड है। अगर ये बाउंस बैक हो जाता है विद v2 1 मीटर पर सेकंड, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आपके पास होगा। सॉरी, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आपके पास होगा, pf माइनस pi। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं mvf
लेट्स सपोज ये आपके पास इनिशियल है और ये आपके पास क्या है, दिस इज अ फाइनल, इसको मैंने फाइनल लिख लिया, ठीक ना। और अगर ये फाइनल है तो इसके साथ में नेगेटिव साइन बी लगा लूंगा, ठीक ना। इसके साथ में नेगेटिव साइन, इसको वी कह दे, इसको भी आप वी कह दे चले, विद अ नेगेटिव साइन, तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक ना, फाइनल माइनस एम वी, और इसके साथ आपके पास आ जाएगा माइनस एम वी, दिस इज माइनस टू एम वी, और चेंज इन लीनियर मोमेंटम माइनस टू एम वी। अगर मैं जस्ट मैग्नीट्यूड लिख लूं तो फिर सिर्फ आपके पास 2mv आ जाएगा, नेगेटिव सिर्फ आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक ना, कि बॉल पे फोर्स लगाएगा कि बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगा, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड आपके पास 2mv है, तो मास कितने है, 1 किलोग्राम है, वेलोसिटी कितने है, 1 मीटर पर सेकंड। तो आपसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम का पूछ रहा है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू 2mv। तो मास 1 किलोग्राम, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड, तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ए ऑप्शन आपके पास है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। थैंक यू।